हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुप्तेश्वर सिंह आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये इस चैप्टर में आप लोग को काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है और अगर नीट और मेंस के ख्याल से अगर बात करें तो ये दोनों ही एग्जाम में इसमें एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन को आप इजीली नीट में या जी मेंस में आप क्लिक कर सकते हो। और ये यानी यूं कहें कि ये चैप्टर में इस चैप्टर का जो मार्क्स है आपको फ्री में मिलने वाला है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं फिजिक्स का 11th यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलो अब बिना देर किए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो कहता है दोज क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड विच कैन बी मेजर्ड। कहता है कि ऐसे क्वांटिटी जिसका यूज हम लोग फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं एंड विच कैन बी मेजर्ड। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि वह क्वांटिटी जिसका यूज हम लोग फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं एंड विच कैन बी मेजर्ड, और जिसको मेजर किया जा सकता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो कहता है कि वह क्वांटिटी जिसका यूज हम लोग, वह क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। कहता है कि वह क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप का होता है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखोगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी those quantity which are used to describe the law of physics and which can be measured। कहता है कि वह क्वांटिटी जिसका यूज दोज क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड विच कैन बी मेजर्ड। कहता है कि ऐसे क्वांटिटी जिसका यूज हम लोग फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं एंड विच कैन बी मेजर्ड, और जिसको मेजर किया जा सकता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। are called physical quantity। दिस इज। अब यहां पर फिजिकल क्वांटिटी का अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक करंट,
प्रेशर, torque, these all are physical quantity because these are used to describe the law of physics. तो यहां पर देखोगे फिजिक्स के लिए यहां फिजिकल क्वांटिटी यहां पर इतने सारे, यानी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी का यूज करते हैं सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां पर देखोगे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर देखोगे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। दिस इज बेसिक क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज डेराइव्ड क्वांटिटी, सेकेंड इज डेराइव्ड क्वांटिटी। अब यहां पर देखोगे सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। तो सबसे पहले यहां देखोगे फंडामेंटल क्वांटिटी कहता है कि वह क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depends upon any other quantity, कहता है कि ऐसे क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे कि यहां पर देखोगे दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depends upon, कहता है those physical quantity which does not depends upon any other quantity are called फंडामेंटल, तब इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। कहता है वह क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां पर देखोगे, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप का होता है, और यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला बना है वो सारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। और जो क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे आगे पढ़ोगे तो यहां पर देखोगे इट इज ऑफ 7 टाइप्स, कहता है कि ये 7 टाइप का होता है। पूरे फिजिक्स में ये 7 टाइप का होता है। तो यहां पर कॉलम बना लेंगे हम लोग। ऊपर में यहां लिखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज, यहां है SI यूनिट, दिस इज सिंबल। अब यहां से बारी बारी से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यहां पर नाम लिखेंगे, सबका यूनिट और सिंबल लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां देखो, फर्स्ट यहां पर होता है मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, टाइम, 4 इलेक्ट्रिक करंट, 5 थर्मो डायनेमिक, टेम्परेचर, 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and 7 is luminous intensity.
ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। पूरे फिजिक्स में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि ये लिखा गया है। अब इसका बारी बारी से ऐसा यूनिट लिखेंगे तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, इसका सिंबल एम लिखेंगे। लेंथ का मीटर, सिंबल एल, टाइम सेकेंड, सिंबल टी, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल आई और ए दोनों लिखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल में आई और ए दोनों लिख सकते हैं। अब यहां देखो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, केल्विन, और ये केल्विन का यहां पर सिंबल के लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका होता है मोल, मोल, और सिंबल में लिखेंगे MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और इसको CD लिखेंगे। दिस इज, ये आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके ही फिजिक्स का जितने भी फार्मूला बना है वो सब यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बना है। और इसमें आप क्या करोगे, ये एकदम क्लियरली आप याद रखोगे, लाइन ये नंबर वाइज याद रखोगे ऊपर से नीचे, और इसका साथ साथ सिंबल भी याद रखोगे, क्योंकि आगे जब हम लोग डायमेंशन निकालने वाले हैं तो उसमें मेनली आपका यही सिंबल का यूज होने वाला है। तो इसलिए आप सिंबल को अच्छे से सबका याद रखोगे। और नेक्स्ट, अब यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और साथ साथ यहां पर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है जो कि आगे हम लोग लिख रहे हैं। तो आप इसको ये कॉपी कर लो, मैं आगे चलता हूं। अब यहां पर देखोगे हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लिख रहे हैं, तो नोट पर यहां नोट करके लिखोगे टू मेजर द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, टू मेजर द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल टू supplementary units are defined। फर्स्ट में अगर यहां बात करें तो फर्स्ट में लिखेंगे फॉर प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और सेकेंड इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। अब यहां पर ध्यान से देखोगे प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल ये जो रेडियन होता है, प्लेन एंगल कहते कि इसको है। तो आप सीधा सीधा ये देख सकते हो, जैसे आप लोग 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि 2 रेज के बीच में जो एंगल बनता है ना सिंपली, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। और ये सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडी में बनता है। जैसे आपको ये कह सकते हो, जैसे कोन है, कोन में ये जो 3 डायमेंशनल एंगल इस तरह से बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल है, और इसको डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। हियर वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज varies from 0 to 4 पाई। यहां पर ये कह सकते हो कि सॉलिड एंगल का जो ये वैल्यू होता है वो 0 से 4 पाई तक। जैसे ये अभी कोन है, अगर ये पूरा स्फेयर बना देगा ऐसे स्फेयर, तो उसके लिए ये 0 से लेकर के और ये पूरा 4 पाई एंगल इसका होता है, यानी ये 0 से 4 पाई एंगल तक वैरी करता है। जबकि आप प्लेन एंगल के लिए बात करोगे तो प्लेन एंगल हम जानते हैं कि पूरा ये अगर ऐसे घूमेगा तो ये 360 एंगल बनाता है, यानी 2 पाई होता है। यानी कि ये प्लेन एंगल 0 से 4 पाई तक वैरी करता है, बट सॉलिड एंगल यहां पर 0 से 4 पाई तक वैरी करता है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, अब यहां पर सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो those physical quantity which depends upon
विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, माने वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया गया है या जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां पर देखो डिराइव क्वांटिटी के बारे में मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are derived from fundamental quantity are called derived quantity। इस तरह से इसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, माने वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है या जो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। और ये इसको डिराइव क्वांटिटी को पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आप ये जानते हो कि पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सिंस वी नो दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज ऑफ 7 टाइप्स, ये फंडामेंटल क्वांटिटी मात्र 7 टाइप का होता है, यानी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी 7 के अलावा जितने भी क्वांटिटी होगा फिजिक्स में वो सब डिराइव क्वांटिटी होगा, वो सबको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहां पर ये कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर आप ये ऐसा कर सकते हो, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम याद कर लेंगे और उसके बाद वो 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी होगा वो हम उसको डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो इसलिए ये डिराइव क्वांटिटी है। फोर्स यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब ये डिराइव क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां डिस्प्लेसमेंट को एक तरह का लेंथ कहते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर ये आप देख सकते हो कि वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। चूंकि सिंस velocity is depends upon fundamental quantity, length and time, hence it is called derived quantity। यहां पर देख करके हम बता सकते हैं कि चूंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां पर देखोगे और नेक्स्ट, जैसे भी आपका एक्सेलेरेशन हो गया, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, पावर, मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा वो सबको हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी को यहां लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम। तो यहां हो गया लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो यहां पर आप कह सकते हो, देख रहे हो कि एक्सेलेरेशन फर्दर यहां पर लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको भी डिराइव क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां पर आप क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे बोलते हैं, तो यहां पर देखोगे यूनिट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो it is the standard of any physical quantity it is the standard of any physical quantity to measure
द सिमिलर क्वांटिटी। कहता है कि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि एक इतना बड़ा लेंथ है, उसको 1 मीटर बोल दिया तो वो हो गया आपका 1 मीटर। उसी तरह से अगर उस समय हम ये अगर मान लेते हैं कि ये जो पेन है इसी को हम 1 मीटर बोलेंगे, तो आज हम लोग मीटर को, लेंथ को इसी से मेजर कर रहे होते। तो इसका मतलब है किसी भी हर फिजिकल क्वांटिटी का एक हम स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे लेंथ है तो लेंथ का एक स्टैंडर्ड ले लिया, मास है तो इतना बड़ा ये आयरन है उसको बोल दिया, कुछ स्टैंडर्ड ले लिया। तो हर क्वांटिटी का एक अलग अलग स्टैंडर्ड लेते हैं और उससे उसी तरह के क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी, तब उस स्टैंडर्ड को जो हम लोग लिए हैं उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। अब यहां पर देखोगे यूनिट, अब किसी भी जैसे स्टैंडर्ड तो अगर हम ले सकते हैं तो स्टैंडर्ड लेने के लिए सीधा सीधा आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ग्लास ऑफ वाटर, 1 गिलास वाटर ले लो, तो 1 गिलास वाटर से यहां पर मेजरमेंट का काम ग्लास से भी हो रहा है। लेकिन क्या ग्लास यूनिट है? तो हम यहां पर बोलेंगे कि ग्लास यूनिट है, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्योंकि ग्लास का कोई साइज नहीं होता है, ये फिक्स कोई साइज नहीं है। ये ग्लास छोटा भी होता है, बड़ा होता है। तो अगर किसी को बोल देंगे कि 1 गिलास वाटर लाओ, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि हमको ये छोटा ग्लास से पानी मांगा जा रहा है या बड़ा ग्लास से मांगा जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि यूनिट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए उसमें कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, और अगर वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तभी हम बोलेंगे कि ये यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। अदरवाइज जिससे मेजरमेंट का काम होता है तो उसको हम यूनिट कह सकते हैं, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहां पर देखोगे सीधा सीधा आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, length of 5 meter cloth. This means that the unit of length is meter and it is used 5 times। ये अगर ये कहा जा रहा है कि 5 मीटर क्लॉथ, इससे बोलने से ये क्लियर हो रहा है कि क्लॉथ को यहां पर लेंथ में मेजर किया गया है। क्लॉथ में लेंथ होता है और लेंथ को मीटर में मेजर किया गया है, और इस मीटर को 5 टाइम्स यूज किया गया है। तो इस तरह से यहां पर मीटर क्या हुआ, तो मीटर लेंथ का यूनिट हो गया। तो जैसे देखोगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। अब यहां पर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट को स्टैंडर्ड होने के लिए उसमें एटलीस्ट 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर वो 4 प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तब हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो सबसे पहले ये देखोगे प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहां पर फर्स्ट इनवेरिएबल, सेकेंड रिप्रोड्यूसिबल, थर्ड एसेसिबल, और फोर्थ इज इजली। कहता है कि यूनिट, यहां पर यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए इसमें एटलीस्ट 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, तो बोलता है कि ये इनवेरिएबल होना चाहिए। मतलब यूनिट ऐसा होना चाहिए जो प्लेस टू प्लेस उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए और हर जगह का वैल्यू उसका सेम ही होना चाहिए। जैसे अगर यहां पर बात करें तो जो यहां पर यूनिट है, अगर दिल्ली की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो हर जगह 1 kg का मतलब 1 ही kg होगा, 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ही होगा। तो इस तरह से ये यूनिट ऐसा होना चाहिए स्टैंडर्ड जो
प्लेस टू प्लेस उसका वैल्यू वैरी नहीं करना चाहिए। सेकंड है रिप्रोड्यूसिबल, और कहता है कि ये सब जो प्रॉपर्टी रखा गया यूनिट में वो हम लोग के सुविधा के लिए रखा गया। तो यहां पर कहता है कि यूनिट रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकें और हम लोग यूज़ कर सकें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब बनाया जाएगा तभी तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आपका, ताकि हम लोग को सुविधा हो सके। फिर एसेसिबल, फिर बोलता है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए हर आदमी के लिए, ताकि वो प्रत्येक आदमी इसको इजीली खरीद सके। फिर लास्ट में है इजीली अवेलेबल, और फिर बोलता है कि ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में मिलना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, ताकि प्रत्येक आदमी इसको ये खरीद सके। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ यूनिट। 1 मिनट, टाइप्स ये यहां पर पढ़ेंगे। यूनिट के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यहां पर देखोगे सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट में लिखते हैं FPS सिस्टम, सेकेंड इज MKS सिस्टम, थर्ड, तो थर्ड में यहां है CGS सिस्टम, और फोर्थ इज SI सिस्टम। ये 4 सिस्टम होता है, ठीक है। ये किसी यूनिट का यहां पर 4 सिस्टम यूज किया जाता है। पहला है फर्स्ट में FPS सिस्टम। अगर हम लोग FPS सिस्टम का यूज करते हैं तो इसमें लेंथ को फुट में मेजर करना होगा, मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकंड में मेजर करना होगा। फिर अगर हम ये MK सिस्टम का यूज करते हैं तो लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में मेजर करना होगा। अगर CGS यूनिट का यूज करते हैं तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करना होगा। और अगर SI यूज करते हैं तो यहां पर हो जाता है रेशनलाइज्ड मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, ETC, ये सब का हम लोग यूज करते हैं। ये यानी कि आप ये समझ सकते हो कि सिस्टम ऑफ यूनिट यहां पर क्या है, 4 टाइप्स का होता है, ये इस तरह का। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। दिस इज टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यहां पर देखोगे यूनिट का 2 टाइप होता है। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, और इसी को हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं, बेसिक यूनिट। एंड सेकेंड इज डेराइव्ड यूनिट। अब यहां पर ये देख सकते हो ये टाइप यूनिट 2 टाइप का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। अब यहां से एकदम क्लियर है, फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, तो जो वह यूनिट जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वह यूनिट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, तो ऐसे यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और यहाँ पर डिराइव यूनिट, वह यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी से या फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं। ऐसे जनरली हम ये कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा, और जो भी डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। तो ये एकदम क्लियर है फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी में मैं एग्जाम्पल में लिख सकता हूं मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करेंट का एम्पियर, ETC। इसी तरह से अगर डिराइव क्वांटिटी की बात करें तो डिराइव क्वांटिटी में मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो डिराइव क्वांटिटी में यहां पर लिख सकता हूं वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का तो न्यूटन, एनर्जी का जूल, ETC। तो इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि ये आप देख सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट क्या है। आप इसको नोट कर लो।
मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे हम लोग को पढ़ना है डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन को यहां पर डिफाइन करते हैं, जैसे कि देखो, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ बेसिक क्वांटिटी, power of basic quantity which is provided to obtained the unit of any physical quantity. Physical quantity, यहां पर आप देख सकते हो, कहता है इट इज डिफाइंड एज द पावर, कहता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर होता है उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर है वो उस क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए दिया जाता है। तो यहां पर आप जैसे एग्जांपल के लिए देखोगे ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल में यहां पर बात करें तो यहां पर ऐसा कर सकते हो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं फॉर्मूला, तो यहां पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहां पर देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और यहां पर टाइम, टाइम मींस टी। अब यहां पर कोई पावर नहीं है दोनों पर, यानी 1 पावर ये छुपा हुआ रहता है, तो ऐसे लिख देगा। अब इसका मैं टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये एल टी माइनस 1 ऐसा हो गया। यहां पर 1 है तो 1 लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, 1 छुपा रहता है ऐसे। अब यहां पर देखो इसमें एल और टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो कि नहीं इसमें हम एम भी लिख सकते हैं, एम आई कुछ भी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर कुछ भी आप इसमें लिखना चाहते हो इसके अलावा, तो उसका पावर आपको 0 लिखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 लिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ ऐसे भी इसका लिख सकते हो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एम 0, एल का पावर 1, टी का पावर -1। अब यहां से अगर आपसे कोई पूछता है कि वेलोसिटी का, यहां पर अच्छे से समझोगे, वेलोसिटी का मास में डायमेंशन कितना है, तो यहां पर मास का जो पावर है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। तो यहां मास का पावर कितना है 0, यानी वेलोसिटी का मास में डायमेंशन 0 है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी का लेंथ में डायमेंशन कितना है, तो लेंथ में यहां पावर कितना है 1, यानी वेलोसिटी का लेंथ में यहां पर डायमेंशन 1 हो गया। उसी तरह से वेलोसिटी का टाइम में डायमेंशन कितना है, तो टाइम पर पावर यहां पर -1 है, यानी वेलोसिटी का टाइम में डायमेंशन यहां पर -1 है। तो ये इसको क्लियर करो। हियर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास, तो ये 0 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ, दिस इज 1। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, दिस इज -1। इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट ये हो गया आपका डायमेंशन। डायमेंशन किसको कहते हैं वो सब क्लियर हो चुका है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो देखोगे आगे डायमेंशनल फार्मूला क्या है। डायमेंशनल फार्मूला कहता है, डायमेंशनल फार्मूला कहता है कि जब व्हेन इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन जब कोई भी फार्मूला को, जब कोई फिजिकल फार्मूला को डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं, तो ऐसे तब इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। कहता है कि जब किसी भी फिजिकल फार्मूला को जब फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन के टर्म में लिखते हैं तब हम उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो यहां से एकदम क्लियर है डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो बोलता है इफ फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी written in terms of dimension of basic quantity, then it is called
देन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। तब हम लोग इसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। एकदम क्लियर है। इट इज रिटेन इनसाइड द बिग ब्रैकेट। कहता है कि ये हमेशा इसको बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखोगे यहां पर, जैसे अब ये यहां से क्लियर होगा कि ये डायमेंशनल फार्मूला हम किसको कहते हैं। आगे देखोगे तो सम, यहां पर मैं लिख रहा हूं डायमेंशनल फार्मूला। सम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बिलो। चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट, पहला में हम लोग चल रहे हैं वेलोसिटी। बारी बारी से यहां पर हम लोग डायमेंशन सबका निकालेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम लोग एल लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टी, और यहां पर कर दोगे एल टी माइनस 1। अब यहां पर अगर कोई पूछता है 1 है, 1 लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। तो यहां पर देखो वेलोसिटी का अगर कोई डायमेंशन पूछता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। लेकिन अगर ये बोला जाए कि वेलोसिटी का लेंथ में डायमेंशन कितना है, तो यहां पर लेंथ का पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो यहां पर बोलेंगे कि वेलोसिटी का लेंथ में डायमेंशन 1 है। उसी तरह से यहां पर वेलोसिटी का टाइम में डायमेंशन -1 है। बट अगर ओवरऑल ये पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तब हम यहां पर बोलेंगे एल टी माइनस 1। इसी तरह से अप टू हम लोग 50 तक इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने वाले हैं, क्योंकि लगभग मैं यहाँ पर सारे डायमेंशनल फार्मूला को लिखाना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप 50 तक डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से निकालना आ गया, तो आप इसका एक गारंटी है कि आप A to Z क्वेश्चन को इसका क्लिक कर सकते हो, बना सकते हो। तो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग सेकंड, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को यहां से ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो हम लोग लिखते हैं डायमेंशन, तो ये ब्रैकेट के अंदर में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। उसके अलावा किसी भी क्वांटिटी को आप नहीं लिख सकते हो, नहीं तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला में हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी को ही लिखा जाता है। तो आप यहां पर जैसे देख रहे हो नीचे वाला क्वेश्चन में, इसमें देख रहे हो वेलोसिटी आ रहा है, बट हियर वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी जब फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो वेलोसिटी के जगह पर पहले वेलोसिटी का जो ऊपर में देखो यहां पर डायमेंशन मैं निकाल चुका हूं, वो डायमेंशन का रखेंगे। यहां पर वेलोसिटी का भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का भी लिखूंगा, यहां पर भी जो वेलोसिटी है, दिस इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज द डिराइव क्वांटिटी। ये डिराइव क्वांटिटी है, इसलिए हम वेलोसिटी को डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, तो वेलोसिटी का पहले ऊपर से डायमेंशन लिख दो। तो यहां पर हो जाएगा डायमेंशन आपका एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी। टी का पावर को ऊपर लेके जाओगे तो एल टी माइनस 2। तो यहां पर अब निकल कर आ रहा है आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2। अब नेक्स्ट 3, तो 3 में आपका फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास को यहाँ पर m लिख सकते हो, एक्सेलरेशन अभी मैं निकाल दिया हूँ ऊपर में, तो उसका लिख सकता है एल टी माइनस 2, और दिस इज m एल टी माइनस 2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट 4, यहाँ पर वर्क को W से डिनोट करते हैं, और एनर्जी, दोनों का एक ही डायमेंशन होता है और दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही होता है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज। और यहाँ पर फोर्स का अगर ये डायमेंशन निकालना चाहें, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, जो कि ऊपर निकाल चुके हैं, देख लो यहाँ पर
ये मैं निकाल चुका हूं, तो ये फोर्स का डायरेक्ट यहां पर डायमेंशन निकाल दिया। अगर आपको मान सपोज करो कि आपको फोर्स का डायमेंशन नहीं याद है, तो आपको अलग से पहले फोर्स का यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन करके और यहां पर एम इंटू एल टी माइनस 2 ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा, और तब इसका फोर्स का डायमेंशन तुम नीचे लिख सकते हो। वैसे आप कोशिश करना कि ये 4 तक, चूंकि ये 4 जो है क्वांटिटी, ये 4 का ये बार बार डायमेंशन आपको लिखने के लिए आएगा, इसलिए आप चारों का डायमेंशन अच्छे से आप याद रखोगे, ताकि ये इजीली आप डायरेक्ट लिख दें। तो ये इतना हो गया, यहां पर लेंथ L, और दिस इज ML2T माइनस 2, दिस इज। नेक्स्ट 5, पावर को P से डिनोट करते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, और यहां पर वर्क डन का ऊपर में मैं निकाल चुका हूं डायमेंशन ML2T माइनस 2, और टाइम का T 1 पावर है, उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ML2T माइनस 3। देखो यहां पर T पावर माइनस है, ये T में से T को ही ऊपर घटाऊंगा तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट 6, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। यहां पर फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर देखोगे मास का सिंबल m और वेलोसिटी का LT माइनस 1, एंड दिस इज MLT माइनस 1। ये आपका निकल कर आया है मोमेंटम का डायमेंशन। 7, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। यहां पर लिखोगे फोर्स का MLT माइनस 2 और टाइम का T1, यहां से लिखोगे तो MLT माइनस 1, दिस इज। यहां पर ये भी देख सकते हो मोमेंटम और इंपल्स, यहां पर देख रहे हो मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है ना। तो ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है जिसका डायमेंशन सेम हो, तो आप नॉर्मली इस तरह का क्वांटिटी को याद रखोगे जिसका डायमेंशन सेम है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट ये पूछ देता है, दो का पेयर बना के दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा पेयर का डायमेंशन इक्वल होगा। तो आप बिना निकाले अगर आपको याद है तो आप बना सकते हो, इस तरह से आपका टाइम का बचत होगा। तो ये आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसको कॉपी कर लो। 8, एरिया को A से डिनोट करते हैं L इंटू बी, इसका डायमेंशन तो L² लिखोगे, क्योंकि यहां पर देखो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ भी एक तरह का क्या है, लेंथ ही है, क्योंकि उसको भी मीटर हम लोग मेजर मीटर में ही करते हैं। तो अगर जो भी क्वांटिटी है जिसको मीटर में मेजर किया जा सकता है, जैसे हो गया रेडियस, आर्क लेंथ, इस तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो दिस ऑल आर का हाइट, ये सब क्या है, सब लेंथ में ही आएगा, क्योंकि सबको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरह से L इंटू बी मतलब यहाँ लेंथ, और लेंथ का यहाँ पर L² हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट 9, तो 9 पर लिखोगे वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H, दिस इज, और यहाँ पर देख सकते हो L इंटू L, यानी कि ये LQ आपका आ गया, क्योंकि यहां पर विड्थ जो है वो भी लेंथ होगा और हाइट को भी लेंथ बोलेंगे, तो ये LQ हो गया। 10, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और दिस इज मास का M, वॉल्यूम का LQ, और इसको लिखोगे तो ये ML माइनस 3, दिस इज। नेक्स्ट 11, प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर फोर्स का डायमेंशन तो तुम जानते ही हो, ऊपर में पढ़ाया था MLT माइनस 2 और T1 ऊपर जाएगा, तो ये MLT फोर्स बाय एरिया होता है यहां पर फॉर्मूला, एरिया। तो एरिया का यहां पर L² होगा, एक L ऊपर नीचे अगर ले है, L को कैंसिल कर सकते हो, तो एक L ऊपर जाएगा, तो ये L माइनस 1 और T माइनस 2, तो ये आपका प्रेशर का डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट सरफेस टेंशन को A से डिनोट करते हैं। यहाँ पर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन तो ऊपर जानते ही हो, MLT माइनस 2, यहाँ लेंथ का L कैंसिल हो गया, यानी कि MT माइनस यहाँ पर 2 निकल करके आया है आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन।
12 एंड 13 में सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी यहां पर सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो एनर्जी को हम लोग, एनर्जी का क्या ml(T-2) ले सकते हो, एरिया का L², ऊपर नीचे एक L काट सकते हो, सॉरी दोनों काट सकते हो। तो यहां पर m(T-2) दिस इज, ऐसा हो सकता है। अब यहां पर देखो सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस फोर्स, माने ये क्या होता है ना, सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी से एरिया में, एनर्जी में एरिया से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी, अगर किसी भी चीज का डेंसिटी बोल रहा है इसका मतलब वॉल्यूम से डिवाइड, जैसे एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, अगर फोर्स डेंसिटी तो फोर्स बाय वॉल्यूम, प्रेशर डेंसिटी तो प्रेशर बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। तो इस तरह से आप ये क्लियरली आप निकाल सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। जैसे देखो आप 14 एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर देखो, सॉरी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी का डायमेंशन तो जानते ही, वो ऊपर में पढ़ाया था। अब आई वॉल्यूम का L3, अब ये कटेगा और ये बच जाएगा ml-1 T-2। ये पूरा काट सकते हो, ये ऐसे काट सकते हो, ये निकल गया। फिर 5th एनर्जी डेंसिटी। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको प्रेशर, सॉरी स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिख दो ml(T-2) और एरिया का L²। इस तरह से ये करोगे तो ml- देखो ये एक L कटा, एक L बच गया, ये L को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा L-1 और T-2। तो इस तरह से आपका ये निकल कर आ रहा है। फिर आगे देखोगे 16, तो 16 में आपका स्ट्रेन, स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ऐसे, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा L बाई एल, और डेल्टा L को L और ये L ये कट करके ये 1 हो जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं इतना इक्वल टू डायमेंशन लेस। इस तरह से ये क्या है, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि ये किस तरह से डायमेंशन निकाला जा सकता है। आप इसको कॉपी करो। नेक्स्ट 17 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ई से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस भी कह सकते हो। दोनों का डायमेंशन मॉडुलस, यंग्स ये दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है। ये होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेस, स्ट्रेस का होता है फोर्स का डायमेंशन, सॉरी प्रेशर वाला ml-1 T-2, और यहाँ स्ट्रेन का तो डायमेंशन होता ही नहीं है, तो ये हो गया आपका ml-1 और T-2। इस तरह से आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन निकल चुका है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं ये आप लोग को अगर ये आपका मेरा अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो होगा वो आप तक इजीली पहुंच सके। और मैं आज से ये आपका टोटल 11th और 12th का वीडियो बनाऊंगा, और आप अच्छे से देखते चलना, और ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबको नोट भी करना और याद करते चलना, क्योंकि याद करोगे तो आपको एकदम मैं गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स आपका एकदम बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा।
ओके, थैंक्स।